नमस्कार। आज की भावगंगा में भावगंगा के 329वें सोपान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इधर के चाहे भावगंगा हो या भावामृत के हर अंक बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा देखे जा रहे हैं, सराहे जा रहे हैं, फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, लाइक किए जा रहे हैं और देखने वाले समय की गणना भी बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत सुखद आश्चर्य भी है और हम लोगों के प्रोग्राम की सफलता भी है। आशा है ये गति और तीव्र होगी और भारत के हर नागरिक को संविधान की जानकारी हो जाएगी, जीवन के मूल तत्वों की जानकारी हो जाएगी और जो शेष जानकारी रह जाती है वो अपनी खुली आँखों और अपने खुले दिमाग के द्वारा लोग प्राप्त करेंगे। सुनी सुनाई बातों में, अंधविश्वासों में, किसी किताब में लिख दिया गया है, भले ही गलत लिखा गया हो, उस समय के अपने सिचुएशन के अनुसार लिखा गया हो, तो उसके अनुसार लिखा गया हो, तो कहीं पर कोई आवाज़ आ रही है, जरा उसको 1 मिनट बस ठीक कर लें ताकि आपको बाधा ना हो। लगता है एक पंखे से आवाज़ आ रही थी, या पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। चलिए उस आवाज़ का भी आनंद लिया जाए। तो जब हर व्यक्ति अपनी आँखों से, अपने अनुभवों से देखने लगेगा और उसको वेरीफाई करेगा, अगर दूसरा कुछ भी कहता है तो उसको भी वेरीफाई करेगा, तब वास्तव में पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। एक बार फिर ट्राई करते हैं। देखिए शायद आप कुछ कम हो जाए। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग कुछ कहानियाँ और उन पे चर्चाएं होंगी। एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी जिसको हम भूल गए हैं, शेर खां, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भावामृत की प्रतिक्रियाएं भी भावामृत में नहीं पढ़ी सुनी जा सकती हैं, क्योंकि उसमें चलते चलते बोलते हैं तो रिटर्न सामने कुछ होता नहीं, वो भावगंगा में ही हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। फेसबुक पे पिछले साल आज के दिन मैंने जो एक पोस्ट डाली थी उसको भी सुनाएंगे। हो सकता है उसको सुनते सुनते आपकी आंखें नम हो जाएं, लेकिन यह सब भावगंगा का अंक ही है। आपकी भावगंगा जब बहने लगे और इस भावगंगा के साथ साथ उसका रेजोनेंस हो जाए तो वही इसकी सफलता है। शारदा जी ने लिखा, भावामृत का 10वां अंक सुना, संविधान की आप भरपूर जानकारी दी आपने, सब इसे जानें, सब इसे समझें, तभी इसका सबको लाभ मिलेगा, हमको लाभ मिलेगा। आपके अथक प्रयासों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज़ादी के इतने साल गुजर गए और हम यूं ही अनजान बने हैं। काश यह समस्या जल्द से जल्द, यह बात जल्द से जल्द हो जाती और अब हो जाए। एक मित्र ने लिखा है, नाम मैं नहीं नोट कर पाया, कि आपने बहुत ही सही कहा कि सभी सांसद, विधायक, मंत्री, सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो चाहे प्रादेशिक सिविल सेवा हो या लोक सेवा, सैनिक, इनकम टैक्स, आज सभी को संविधान की जानकारी अनिवार्य कर देनी चाहिए।
गुरु पूर्णिमा के दिन जो हम लोगों का प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक मित्र ने लिख करके भेजा कि प्रथम गुरु माँ जिसने जन्म दिया, द्वितीय गुरु धरती माँ जिस पर पले बढ़े, तृतीय माँ पिता जिसकी उंगली थामी, चतुर्थ गुरु शिक्षक जिनसे ज्ञान मिला, पंचम गुरु वह आध्यात्मिक गुरु कबीर जैसा अगर कोई मिल जाए तो जिसकी कृपा मिली। तो इन सब 5 गुरुओं के आशीर्वाद से ही जीवन सार्थक है। तो हमने भी प्रोग्राम में कहा था कि धरती माँ सबसे बड़ी गुरु है, और वही बात इन मित्र ने भी लिखी। ये बहुत खुशी की बात है। बातें, सही बातें चारों तरफ उसकी गूंज होने लगी है, ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है। शैला खन्ना जी ने, डॉक्टर शैला खन्ना जी ने लिखा है, जीवन वो पाठशाला है जहाँ हर व्यक्ति एक शिक्षक और हर घटना एक सबक। अगर हम इस खुले मन और विचार से रहें तो वाकई जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। शशि रंजन यादव जी ने लिखा है, आप जैसे शिक्षाविद व्यक्ति को राष्ट्रपति के समक्ष रहना चाहिए और राज्यसभा सदस्य मनोनीत करना चाहिए, मुहिम राष्ट्रपति को, जो स्वतंत्र प्रभाव से काम करे, सब जन के लिए सोचे और बुनियादी सुविधाओं के लिए स्वतंत्र रूप से काम करे। आपके शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन जी। और अभी जो व्यवस्थाएं आ रही हैं तो वहाँ राष्ट्रपति ही अपने किसी कमजोर व्यक्ति को बनाया जाता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति स्ट्रांग हो गया, वो अपने इच्छा के अनुसार सबके कल्याण के लिए काम करने लगा, तो प्रधानमंत्रियों को संकट हो जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री लोग अक्सर कमजोर लोगों को राष्ट्रपति बनाने की कोशिश करते हैं। अधिकांश प्रधानमंत्री जो अब पैसे और धन और जाति और धर्म के आधार पर चुन के आते हैं, जो जनता के प्यार से चुन के आएंगे, वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर जी ने लिखा है, गुरु पूर्णिमा पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। खासकर सर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि इस ज्ञान गंगा में आज सबको लाइव सुनने की संख्या ने साबित कर दिया है कि इस मंच पर ज्ञान की गंगा बहती है। आपके इस मंच से जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके लिए आपका आभार और आपको इस विशेष पर्व पर दंडवत। बबीता चेट्री जी, प्रशांत राय जी सब देख रहे हैं, सब सामने हैं। प्रशांत राय जी सबको प्रणाम भी कर रहे हैं। आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत है। पिछले भावगंगा के प्रोग्राम को 1100 लोगों ने फेसबुक पेज पर लाइव देखा था। ये हम लोगों की एक अपूर्व सफलता है। अनअनाउंस रहता है, लेकिन फिर भी 1100 लोग आकर के देखने लगे, तो अब इससे अच्छी हम लोगों के लिए क्या बात हो सकती। तो विनोद यादव जी भी देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। आज का सबसे बड़ा ज्ञान, जिसे आपने अपनी गज़ल में भी लिखा है, उकेरो जो तुम में छिपा महामना है। यानी हर बच्चों को उसके रुचि के हिसाब से उसे पढ़ाओ, जबरन उस पर बोझ मत ला दो। जब वह अपने रुचि के विषय की पढ़ाई करेगा तो निश्चय ही अच्छा करेगा। उम्मीद है आपके इस ज्ञान से बहुत लोगों को भविष्य में लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश्वर जी। आप उड़ीसा में रहते हुए भी इतने मन से, इतनी दूर से भी इस प्रोग्राम को रोज़ सुनते हैं और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। कमल नयन पांडे जी, जो प्रोफेसर रहे हैं सुल्तानपुर में हिंदी के एक कॉलेज में और एक पत्रिका भी निकालते हैं, उन्होंने लिखा है पिछले अंक के बारे में, अद्भुत है पांडे जी, लोक चेतना जागरण के निमित्त निरंतर सक्रिय रहना असाधारण बात है। ऐसा तभी होता है जब मुहिम चलाने वाले की निष्ठा अविचलित होती है। आपका अभियान निरंतर जारी रहे और सफल हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद कमल नयन जी। प्रभात प्रभु भाई
पारंगी जी भी सामने हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और कल पिछला जो अंक था यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, इस पे तो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन प्रतिक्रियाओं पर एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। और उसका जवाब कल, उसका सवाल जवाब खूब हुआ, तो इस पर एक अलग से अंक किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो हमने जो कल बोला था, उस पर जो लोगों ने कमेंट किए हैं, फिर मैंने उस पर कमेंट का जवाब दिया है, उस पर खूब प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उस पर चर्चा अलग से की जाएगी। मुख्तार अहमद शेख जी भी देख रहे हैं। भुवनेश्वर जी ने एक और प्रतिक्रिया दी है। आपके गजल का शेर है, ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दो खोलता है, हम देखते बंद को खुला वाला देता दिखाई नहीं है, अधिकांश समस्याएं हमारी खुद की ओढ़ी हुई हैं, हमें गलत मांगने का रोग लगा ही क्यों है। ये दोनों ही शेर में आपके प्रश्न का उत्तर छिपा है। जहाँ समस्याएं हैं वहीं समाधान भी है। कल मैंने चलते चलते कहा था कि मुझे एहसास होता है कि जहाँ समस्याएं हैं, जब समस्याएं पैदा होती हैं तो समाधान भी साथ साथ पैदा हो जाता है, लेकिन हम समस्या की तरफ इतना ज़्यादा देखते हैं कि समाधान की तरफ देख ही नहीं पाते हैं। आना गोलम जी भी सामने हैं, देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। शैलेंद्र मिश्र जी ने कल के भावामृत की बूंदें सुन करके लिखा है। रंजीत पंडित जी भी हैं सामने, उनका भी स्वागत है। मूलतः इसी सर जी प्रणाम। मूलतः इसी कारण आपके विचारों से लोग जुड़ रहे हैं। जो जनता की समस्याएं निष्पक्ष भाव से, प्रकृति की समस्याएं, धरती की समस्याएं, सबकी चर्चा होती है निष्पक्ष भाव से। रॉय सी कलियोर जी, आपका भी स्वागत है। तो मूलतः इसी कारण आपके विचारों से लोग जुड़ रहे हैं। अब्राहम आओ जी, जहां लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है कि सत्य को स्वीकार करते हुए प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक ज्ञान से लैस किया जाता है। समय लगेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। राकेश महतो जी भी देख रहे हैं। अभी जनता जागरूक नागरिक के रूप में स्थापित नहीं हो पाई है, वो किसी न किसी पार्टी का वोट बैंक बन रही है। इसी कैद से उसे निकालने का महानतम कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। सारी जागरूकता के बाद भी सत्ता पक्ष के सकारात्मक निर्णयों, कार्यक्रमों, विचारों को नकारना विपक्ष की मुख्य भूमिका बनी रहेगी। इनके इस आखिरी स्टेटमेंट की, सारी जागरूकता के बाद भी सत्ता पक्ष के सकारात्मक निर्णयों, कार्यक्रमों, विचारों को नकारात्मक विपक्ष की मुख्य भूमिका बनी रहेगी क्या? तो उस पर मैंने लिखा है कि नहीं, जब अच्छे लोग चुने जाने लगेंगे पक्ष और विपक्ष में दोनों, तो फिर विपक्ष सत्ता पक्ष के सकारात्मक पहलुओं का विरोध नहीं करेगा। ये मैंने फिर उनको लिखा कि आपने लिखा, सारी जागरूकता के बाद भी सत्ता पक्ष के सकारात्मक निर्णयों, कार्यक्रमों, विचारों का नकारना विपक्ष की भूमिका बनी रहेगी क्या? यह बात वर्तमान स्थिति को भविष्य के परिवर्तित स्थिति में भी प्रक्षेपित करने, उसी को वहां रख करके सोचने या इमेजिन करके सोचने की वजह से ऐसा लगता है। अगर भविष्य में इसी तरह के सांसद या विधायक चुने जाते हैं पक्ष विपक्ष में, तब तो यह बात सही हो सकती है, लेकिन तब नहीं होगा जब संविधान जनता जान लेगी और सही लोगों को चुनने लगेगी, पैसे के आधार पर नहीं चुनेगी, अपने आसपास जो सबसे अच्छा व्यक्ति है वैसा चुनेगी। जैसा संविधान सभा में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जब तक अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनकर नहीं आएंगे, ये अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। तो जब जनता अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग चुनने लगेगी, तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों में अच्छे लोग आने लगेंगे। तो ये बात वर्तमान स्थिति को भविष्य के परिवर्तित स्थिति में भी प्रक्षेपित करने की वजह से आपको लग रहा है या महसूस हो रहा है। भविष्य में जब संविधान लोग जान जाएंगे
तो हर प्रतिनिधि जो चुना जाएगा वो जनता का प्रतिनिधि होगा, जनता की राय वहाँ रखेगा, और फिर पक्ष और विपक्ष में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाएगा। सबकी प्रतिबद्धता जनता के प्रति होगी, पार्टियों के प्रति बहुत कम। जनता के प्रति होगी, पार्टियों के प्रति बहुत कम। जनता के सच्चे प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में होंगे, और तब सही मुद्दे पर ही पक्ष विपक्ष दोनों ही बात करेगा। तब सही मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही बात करेगा, क्योंकि अलग अलग विधायक और सांसद अलग अलग क्षेत्रों के होंगे, वो अपने क्षेत्रों की बातें अधिक रखेंगे, उनके कल्याण की बातें अधिक रखेंगे, और तब अधिकांश प्रतिनिधि निष्पक्ष होंगे। तो यह कि उस समय भी विपक्ष का काम सत्ता पक्ष का विरोध होगा, ये नहीं होगा। तो ये चीज़ इवॉल्व होनी, इस लोकतंत्र को इवॉल्व होना है, आगे बढ़ना है, ठीक होना है, समय लगेगा। मैं बार बार कहता हूँ इसमें समय लगेगा। यह हैंडपंप क्या हुआ, मेरा वो सिद्धांत याद करिए कि जनतंत्र लोकतंत्र की व्यवस्था हैंडपंप की तरह होता है। पहले वो गंदा मटमैला फिर साफ पानी खींचता है। इसी देश में संविधान बनाकर लोकतंत्र स्थापित करना और किसी जमीन पर हैंडपंप लगाना दोनों एक सी प्रक्रियाएं हैं, जमीन से जुड़ने की प्रक्रियाएं हैं। जमीन से लीडरशिप एक में उभरती है, एक में जमीन से पानी निकलता है, लेकिन समय लगता है। सबसे पहले जब आप हैंडपंप लगाकर चलते हैं तो गंदा मटमैला पानी निकलता है, लेकिन फिर साफ पानी निकलता है। हैंडपंप लगाने में ये काम 3-4 घंटे में हो सकता है, गंदे पानी से साफ पानी की तरफ, लेकिन लोकतंत्र में इस काम में 100 साल भी लग सकते हैं, 150 साल भी लग सकते हैं। अभी तो केवल 75 साल ही हमारे देश में हुए हैं। लगेगा, समय लगेगा। हो सकता है हम ना देख पाएं अपनी आंखों से ये जो महायज्ञ हम लोग हर व्यक्ति के जन जागरण की और संविधान की जानकारी की और लोक शक्ति की जनता मालिक है, बाकी सब सेवक हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, राष्ट्रपति हों और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, सब के सब सेवक हैं, जनता मालिक है। ये भाव जब जनता में आ जाएगा तब उसमें जिम्मेदारी आ जाएगी, वो संविधान के अनुसार लोगों को चुनने लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 10, 15, 20 साल लग सकते हैं, मेरी आंखों में के सामने नहीं तो तमाम सारे आप सब जो युवा दर्शक हैं, युवा सहयोगी हैं, साथी हैं, वो ज़रूर देखेंगे, इस परिवर्तन को ज़रूर देखेंगे। और किसी मित्र ने अभी एक पोस्टर भेजा है, बहुत सही है, आपने देखा होगा। दीपक अहिरान जी हैं, सचिन यादव जी हैं, प्रेम मंडल जी हैं, संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और मेरा हौसला भी बढ़ता जा रहा है। किसी मित्र ने भेजा है कि छप के बिकते थे जो अखबार, छप के बिकते थे जो अखबार, इन दिनों वो बिक के तब छपा करते हैं। मीडिया बिक जाती है तब छपती छपाती है। तो छप के करण थाड़ा जी हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। छप के बिकते थे जो अखबार, सुना है इन दिनों वो बिक के छपा करते हैं। और अब शेर अली खान अफरीदी जी का वह किस्सा आपके सामने रखता हूँ। शेर अली खान अफरीदी जी का अद्भुत है, लेकिन उनका नाम ही नहीं सुनाई देता। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा हमारे पूर्वज में और हिस्ट्री में और कहीं, लेकिन शेर अली खान जी का नाम ही नहीं अब तक आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी कल पहली बार सुना है। फिर उनका विकिपीडिया पे और जगह ढूंढा, स्टडी किया। विक्रम सातव जी, वाणी दास जी, सबका स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। तो शेर अली खान अफरीदी जी का नाम शायद आपने भी ना सुना हो। ये 1860 के दशक में पंजाब माउंट पुलिस में ब्रिटिश प्रशासन के लिए काम करते थे। माउंट पुलिस में नौकरी करते थे ब्रिटिश। वह खैबर एजेंसी, अब एक संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्र में तिरा घाटी से आए और पेशावर के आयुक्त के लिए काम किया। उन्होंने अंग्रेजों को अम्बाला में एक घुड़सवार रेजिमेंट में सेवा दी।
उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान रोहिलखंड और औध में प्रेसिडेंसी सेनाओं यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में भी सेना दी। उन्हें पेशावर में घुड़सवार सैनिक के रूप में मेजर ह्यूज जेम्स के तहत काम किया और रेनल्ड टेलर के लिए व्यवस्थित रूप से घुड़सवार के रूप में काम किए, जिन्होंने घोड़े, पिस्तौल और प्रमाण पत्र के साथ शेर अली से सम्मानित किया। अपने अच्छे चरित्र के कारण शेर अली यूरोपीय लोगों के बीच लोकप्रिय थे और टेलर के बच्चों की देखभाल भी कर रहे थे। पारिवारिक विवाद में उन्होंने दिन शाइट में पेशेवर में हैदूल नामक अपने के रिश्तेदार को मार दिया और हालांकि उन्होंने निर्दोषिता की मांग की, उन्हें 2 अप्रैल 1867 को मौत की सजा सुनाई गई। अपील पर उनके सजा को न्यायाधीश द्वारा कम किया गया और कर्नक पोलॉक जीवन कारावास और उन्हें काला पानी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उनको सजा देने के लिए निर्वासित कर दिया गया। अंडमान निकोबार में भेज दिया गया। डिम्पला देवी जी भी सामने हैं, रवि यादव जी हैं, नितिन रामकिशन भीसे जी हैं। सबका स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। और इस सुंदर मौसम में देखिए कितना अच्छा, पीछे रिमझिम बारिश हो रही है, पेड़ खूब हरे भरे हैं, पत्तियां पुलक रही हैं। हाँ, उमस बहुत है इसलिए पसीना खूब हो रहा है, चश्मे पर पसीना आ जा रहा है। वो काला पानी की सजा के दौरान सोचा करते थे कि भारत की आज़ादी के लिए क्या किया जाए। उन्होंने मन ही मन एक प्लान बनाया। प्लान के तहत उन्होंने अंग्रेजों के प्रति उग्रता छोड़ दी और जेल के अंग्रेज अफसरों का दिल जीता। उसके बदले व्यवहार के चलते अफसरों ने उन्हें नाई का काम दिया। वो बार बार नाई का काम पहले से भी जानते थे, तो उन्हें नाई का काम दिया। किशन सीरा जी, पुखराम बिडियासार जी, पूरे देश के, पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के लोग सब जुड़े हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस दिक्कत यही है कि आंखों पे खूब पसीना आ रहा है, तो चश्मे से दिखाई पड़ना बंद हो जा रहा है। और आज ज़्यादातर चीज़ें पढ़ने वाली हैं, क्योंकि कहानियाँ पढ़नी है और शेर खान जी के बारे में पढ़ना है। तो उनके बदले व्यवहार के लिए अफसरों ने उन्हें नाई का काम दिया। इन्होंने सबका दिल जीत लिया। वो सबके बाल काटते और भारतीय कैदियों से कहते कि वो एक बड़ा कारनामा करने वाले हैं। आखिर 8 फरवरी 1872 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो अंडमान जेल में तशरीफ लाए। सुरक्षा के कड़े योगदान थे। शेर अली जी अंग्रेजों के साथ उनकी खातिर में जुटे थे। जेल के सुरक्षा कर्मियों को शेर अली से कोई खतरा नहीं दिखता था। आखिर शाम हुई, थोड़ा अंधेरा हुआ। शेर अली ने कपड़ों में छुपाकर बाल काटने वाला छुरा, अस्तुरा जो होता है, निकाला। सुरक्षा में लगे सैनिक जब तक कुछ समझ पाते, शेर अली लॉर्ड मेयो का कत्ल कर चुके थे। बताइए, हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल का मर्डर कितने लोगों ने किया है आज़ादी की लड़ाई में? हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो को शेर अली ने मारा था, यह हमें इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया। इससे बड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन का अंडमान निकोबार के कितने कैदियों के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन एक कैदी जो गवर्नर जनरल को मार देता है उसे नहीं पढ़ाया गया। हमारी आंखें खुल जाएंगी अगर ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी। हम ये नहीं कहते कि इंटेंशनल छिपाया गया या कुछ, लेकिन न्याय होना चाहिए। हम खुद पढ़ेंगे तब तो पढ़ाएंगे, अगर हम ही नहीं जानेंगे तो किसी को क्या जनाएंगे। इतिहास को बहुत खुली आंखों से और सबके कल्याण के हिसाब से पढ़ना चाहिए। R.K. महतो जी, बाबू जी, सब लोग सामने हैं और इस अंक का आनंद ले रहे हैं। सरोज शाह जी, तो शेर अली जी ने जो काम किया वैसा स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कम लोगों ने किया। इनकी गिनती तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह उस रूप में होनी चाहिए। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि शेर अली जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और
यह हिंदुस्तान के लिए धर्म और जात की बात करना तो निरर्थक है 21वीं सदी में आकर के। हम सब भारत की संतान हैं, धरती की संतान हैं, सब एक ही मिट्टी पानी से बने हुए हैं, सबकी भावनाएं एक हैं, सबका इस क्षेत्र से समर्पण है। और धरती माँ तो कोई भेदभाव करती ही नहीं। जितना भी देश को कुछ लोग फादरलैंड कहते हैं, कुछ मदरलैंड कहते हैं, लेकिन सारे देश धरती माँ के अंग हैं। सबसे बड़ी बात ये हमें समझनी है। तो ये जाति आधारित विद्वेष ठीक नहीं है। हमें जो आज आज़ादी मिली है, इसमें हर जाति के, हर धर्म के, हर वर्ग के लोगों का सहयोग रहा है। तो हम सब एक परिवार की तरह रहें, वसुधैव कुटुंबकम की तरह रहें, और किसी को हाईलाइट करें, किसी को दबाएं, ये सब कोशिशें नहीं होनी चाहिए। सबको इतिहास में वाजिब सही जगह मिलनी चाहिए। मोहम्मद जी, अशोक सिंगरा जी, आशीष लाल आशीष जी, सबका स्वागत है, अभिनंदन है इस भावपूर्ण प्रोग्राम में, भावगंगा में। और अब एक और कहानी अमेरिका की है। यह कुछ लोग कहते हैं सच्चा किस्सा है, कुछ लोग कहते हैं कहानी है। ये जो भी है बहुत अच्छा है और विचार करने लायक है, और आपके सामने इसे उसी भाव से रख रहा हूँ। मेरी तो कभी कभी इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आंखें नम होने लगती हैं। हो सकता है आखिर तक वो स्थिति आ जाए, लेकिन आप इस मन से प्यार से सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दिनेश दिघे जी का भी स्वागत है। जुनूबी टाउन अमेरिका। मुल्जे में एक 15 साल का लड़का था। स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में स्टोर का एक शेल्फ भी टूट गया। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा, तुमने सचमुच कुछ चुराया था? तुमने सचमुच कुछ चुराया था? लड़का बोलता है, ब्रेड और पनीर का पैकेट। लड़के ने नीचे नजरें करके जवाब दिया। विपुल पटेल जी, अब्दुल सिद्दीकी जी, सबका स्वागत है। जज ने पूछा, क्यों? बेटा मासूमियत से बोला, मुझे जरूरत थी। जज पूछते हैं, खरीद लेते? तो लड़का बोलता है, पैसे नहीं थे। जज पूछते हैं, घर वालों से ले लेते? बच्चा बोलता है, घर में सिर्फ माँ है और वह बीमार है, बेरोजगार भी, उसी के लिए चुराई थी। तुम कुछ काम करते नहीं करते? जज ने पूछा, करता था। एक गैराज में कार धोने के काम करता था। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की तो निकाल दिया गया। माँ की बीमारी की वजह से एक दिन की छुट्टी नहीं जा पाया तो निकाल दिया। तुम किसी से मदद मांग लेते। सुबह से घर से निकला था, इसी के लिए तकरीबन 50 लोगों के पास गया। बिल्कुल आखिरी में एक कदम उठाया। 50 लोगों से मदद मांगने की कोशिश की। पहले अपने परिचितों, जानकारों से, फिर आम आदमियों से भी, जिससे टकराया या मिला या बात जो भी रास्ते में आया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तब आखिरी में यह कदम उठाया। मोयमूर, एसके जी, नागेश्वर राव जी, राकेश पांडे जी, कौशिक यादव जी, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है इस प्रोग्राम में, भावगंगा के इस सोपान में, इस घाट पर। 50 लोगों के पास गया। बिल्कुल आखिरी में ये कदम उठाया। जिरह खत्म हुई। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। जिरह खत्म हुई, जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी, और खुसूसन ब्रेड की चोरी, बहुत बड़ा जुर्म है। ब्रेड की चोरी बहुत बड़ा जुर्म है, और इस जुर्म के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स, मुझे समेत, चोरी और ब्रेड की
चोरी बहुत शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स जिम्मेदार है। हम सब मुजरिम हैं। इसलिए यहाँ मौजूद हर शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। बड़ी अजीब सजा जज ने दी। यहाँ मौजूद हर शख्स पे $10 का जुर्माना लगाया जाता है। किरण शिवगोपाल जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है प्रोग्राम में। देवराज कुंडू जी, आपका स्वागत है। हम सब मुजरिम हैं, इसलिए यहाँ मौजूद हर शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। सुजाता ओ कंपावाट जी, आपका भी स्वागत है। $10 दिए बगैर कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये कहकर जज ने $10 अपनी जेब से बाहर निकाल कर रख दिया और फिर पेन उठाया और लिखना शुरू किया। $10 अपनी तरफ से जो सजा सबको सुनाई अपने सहीर, वो निकाल के रख दिया। संदीप घटोटकर जी, संदीप कुमार जी, सबका स्वागत है। इसके अलावा स्टोर पर $1000 का जुर्माना करता हूँ। स्टोर पर $1000 का जुर्माना करता हूँ कि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए पुलिस के हवाले कराकर अपने घर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा स्टोर पर $1000 का जुर्माना करता हूं कि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी माँ बीमार है, उसके माँ के लिए भोजन और दवा के लिए कुछ ले जा रहा था, उसको आपने पुलिस के हवाले कर दिया, माँ बेसहारा हो गई। तो बिना चीज़ों को जाने सुने इस तरह सजा देना या फैसला करना या किसी को पुलिस के हवाले करके उसके जो उसकी ड्यूटी थी उसको करने में बाधा डालना, यह उचित नहीं है, अन्याय है। मोहिते विशाल जी, जयशंकर जी, आप सबका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं करा तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म दे देगी। तो कोर्ट स्टोर को $1000 जुर्माना, $1000 का, और अगर 24 घंटे में नहीं पे किया तो स्टोर सील करने का ऑर्डर देगी। सारी जुर्माना राशि इस लड़के को देकर कोर्ट इससे लड़के से माफी तलब करती है। भावविह्वल कर देने वाली कहानी है, आंख में आंसू आ ही जा रहे हैं। सारी जुर्माना राशि इस लड़के को देकर कोर्ट इस लड़के से माफी मांगती है। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों के आंखों से आंसू बस बह ही रहे थे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आप सब लोगों के आंखों में अधिकतर के आंसू आ गए होंगे, मैं जानता हूँ। आप सब अगर ये प्रोग्राम सुनते हैं तो आप में संवेदना भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है, तभी आप भावगंगा सुनते हैं। देवेंद्र खेटकर जी, देवेंद्र भगत जी, देवेंद्र खेटकर जी, देवेंद्र भगत जी, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भुवनेश्वर मिश्रा जी दूसरे फेसबुक पर हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो सारी जुर्माना राशि इस लड़के को देकर कोर्ट इस लड़के से माफी मांगती है। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों के आंखों से तो आंसू बस बह ही रहे थे। उस लड़के की भी हिचकियां बंधाई थी। उस लड़के की भी हिचकियां बंधाई थी, हिचकी लेके रोने लगा। और वो गुड्डू रावत जी, जाहिद अहमद जी, अजय सयाद जी, सबका स्वागत है, अभिनंदन है इस भावगंगा के इस अंक में। श्रीकांत पाटिल जी, और वो बार बार जज को देख रहा था वो लड़का, और अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल गया, और अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल गया।
तो ये कहानी थी न्याय कैसा होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, और जो असहाय है, बेसहारा है, उसकी तुरंत मदद होनी चाहिए। हमें हिंदुस्तान की जुडिशरी से तो क्या कहें, 20-20, 25-25 साल में जहाँ फैसले होते हैं और जहाँ कई पीढ़ियाँ कोर्ट में आते जाते बीत जाती, गुजर जाती हैं और फैसला नहीं हो पाता, वहाँ जल्दी न्याय की उम्मीद करना, उस उम्मीद को बचाए रखना, ये बड़ी बात है। और हमारे नए जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, वो इस मामले में काफ़ी उत्सुक हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारी राष्ट्रपति जी जिन्होंने हर तरह का जीवन देखा है, वो भी असहायों को न्याय मिले इसके लिए चंद्रचूड़ जी से कह भी चुकी हैं भरी सभा में। तो आशा है हमारी न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक इस दिशा में जाएगी। और अगर संविधान में जो न्याय पंचायतों का गठन का जो है उनको कर दिया जाए और तमाम सारे मुद्दे गांव पंचायतों को सौंप दिए जाएं जो लोकल फैक्ट्स के आधार पर हैं, तो केसों की संख्या बहुत ज़्यादा घट जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर जो गाँव के और आसपास के ज़मीन के इसके उसके मुकदमे हैं छोटे बड़े, उनमें ज़्यादा समय जिला न्यायालयों में इसलिए लगता है कि फैक्ट फाइंडिंग नहीं हो पाती, क्या सच्चाई है इसका पता लगाने में ही 20-22 साल लग जाते हैं, डेट पर डेट और ये और वो। लेकिन गांव पंचायतों में चूंकि वहीं के सदस्य रहेंगे, उस एक तरह से जूरी के मेंबर रहेंगे, तो सबको फैक्ट्स पता हैं, किसी को ढूंढना नहीं है। तो इसलिए फैसले न्यायिक सहायता के लिए वहाँ पे एक अधिकारी रहेगा जो न्याय की और तमाम लीगल प्रोविजंस बताता रहेगा। तो इस तरह से अगर वह प्रक्रिया लागू कर दी जाए तो हिंदुस्तान में भी त्वरित न्याय बहुत आसानी से हो सकता है। इसके लिए काम करना है। लेकिन इसमें दुखद पहलू ये है कि तमाम राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों के उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्शन है कि गांव पंचायतें स्थापित की जाएं, उसमें दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत दुखद है, क्योंकि अगर कोई जनोन्मुख सरकार होगी तो जनता को जल्दी से जल्दी सही न्याय मिले, इसके लिए कोशिश करेगी। तो यह न्याय के ऊपर ये कहानी थी। और अब्दुल लतीफ़ जी, तामेश्वर देवांगन जी का स्वागत है प्रोग्राम में। अब एक कहानी आपके सामने रखता हूँ। और उसके पहले विवेकानंद जी की कविता है, एक दो कविताएं हैं जो बहुत अच्छी हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। एक उनकी कविता है अज्ञात देवदूत। अज्ञात देवदूत जीवन के बोझ से जिनके कंधे झुक गए थे, घोर दुखों के घेरे में जिसने सुख न जाना, जो निर्जन अंधियारी राहों में चलता आया, हृदय और मस्तिष्क को कहीं प्रकाश की झलक भी न मिली, एक क्षण हंसने को न मिला। जीवन के बोझ से जिनके कंधे झुक गए थे, घोर दुखों के घेरे में जिसने सुख न जाना, जो निर्जन अंधियारी राहों में चलता आया, हृदय और मस्तिष्क को कहीं प्रकाश की झलक में न मिली, हृदय और मस्तिष्क को कहीं प्रकाश की झलक भी न मिली। एक क्षण हंसने को न मिला, जो वेदना और दुख, मृत्यु और जीवन, शुभ और अशुभ में अंतर न कर सका। उसने एक शुभ रात्रि में देखा, उसने एक शुभ रात्रि में, शुभ रात्रि बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है इस कविता का, शुभ रात्रि में देखा
कि एक प्रकाश किरण उतरकर उसके पास आ रही है, कि एक प्रकाश किरण उतरकर उसके पास आ रही है। पता नहीं है कहाँ क्या है, कहाँ से, पता नहीं क्या है कहाँ से। उसने इस प्रकाश को ईश्वर कहा, उसने इस प्रकाश को ईश्वर कहा और उसे पूजा। आशा उसके पास से एक अजनबी की तरह आई। आशा उसके पास, उस प्रकाश किरण के आने की वजह से आशा उसके पास एक अजनबी की तरह आई और उसे अनुप्राणित किया। जीवन ऐसा बन गया कि जिसकी स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की। उसने समझा और इस विश्व के परे देखा। उसने समझा और इस विश्व के परे देखा। ऋषियों ने मुस्कुराकर इसे अंधविश्वास कहा। ऋषियों ने मुस्कुराकर इसे अंधविश्वास कहा, किंतु उसने शक्ति और शांति का अनुभव किया। किंतु उसने शक्ति और शांति का अनुभव किया था और नम्रता पूर्वक बोला, कितना शुभ है यह अंधविश्वास, कितना शुभ है यह अंधविश्वास। ये सामान्य अंधविश्वास की बात नहीं है। यहाँ एक प्रकाश की किरण जो उतर रही है उसकी बात है, जो उसके लिए एक सच्चाई है, जो उसने अपनी आंखों से देखा है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर कोई उसे अंधविश्वास कहे, क्योंकि उसका अपना स्वार्थ होगा कि हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहा है, हमारे चरणों में क्यों नहीं आ रहा है। तो खुली आंखों से अगर आपने रोशनी की किरण देखी है, तो वह भी आपके लिए ईश्वर है, ईश्वरीय है, डिवाइन। एक और छोटी छोटी कविताएं देखिए। वो स्वर्गीय स्वप्न, अच्छा या बुरा समय बीतता है। कभी हर्षातिरेक से हृदय गदगद होता है और कभी दुखों के सागर लहराने लगते हैं। नहीं, हम सभी सुख दुख से प्रभावित हो, कभी रोते और कभी हंसते हैं। हम अपने अपने रंग में होते हैं और ये दृश्य अदल बदल कर आते हैं। चाहे सुख चमके या दुख बरसे, वो स्वप्न, वो स्वर्गीय स्वप्न, यह उहर जाल फैलाकर सब कुछ ढक दो। इन तीखी रेखाओं को कुछ और मधुर करो और पुरुष को जरा और कोमल कर दो। तो स्वप्न, केवल तुम्ही में जादू है। तुम्हारे स्पर्श से रेगिस्तान उपवन बनकर लहराने लगते हैं। कड़कती बिजलियों का भीषण घोष मधुर संगीत में बदल जाता है और मृत्यु एक सुखद मुक्ति बनकर आती है। प्रकाश, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। तीसरी कविता, प्रकाश, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और आगे भी, और देखता हूँ कि सब ठीक है। मेरी गहरी से गहरी व्यथाओं में प्रकाश की आत्मा का निवास है। प्रकाश शब्द और किरण शब्द विवेकानंद को बहुत प्यारे थे और पॉजिटिविटी का शायद वह आश्रय थे। और एक कविता अंतिम सुनाकर विवेकानंद की कविताओं का सिलसिला खत्म करते हैं। सागर के वक्ष पर नील आकाश में बहते हैं मेघदल, श्वेत कृष्ण बहुरंग, तारतम्य उनमें तारल्य का ही दिखता, तारतम्य उनमें तारल्य का ही दिखता। पीत भानु मांगता है विदा, जलद राग छटा दिखलाते, बहती है अपने ही मन से समीर हवा। गठन करता प्रभंजन, गढ़ क्षण में ही दूसरे क्षण में मिटता है। कितने ही तरह के सत्य जो असंभव हैं, जड़ जीव वर्ण तथा रूप और भाव, बहुआती वह तुला राशि जैसी। फिर बाद ही लखो महानाग, देखो विक्रम दिखाता सिंह, लाखों युगल प्रेमियों को, किंतु मिल जाते सब आकाश में, किंतु मिल जाते सब आकाश में। नीचे सिंधु गाता बहुतान, नीचे सिंधु गाता बहुतान। महिमान किंतु महिमान किंतु नहीं वह भारत, तुम्हारी अम्बु राशि विख्यात है। रूप राग जलमय हो जाते हैं, गाते हैं यहाँ किंतु करते नहीं गर्जन, गाते हैं यहाँ किंतु करते नहीं गर्जन।
सागर वक्षे नामा बंगला कविता का अनुवाद। और यह अनुवाद जो कविताएं हमने पढ़ी हैं निराला जी ने किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। निराला जी कलकत्ता बहुत साल रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस की जो जीवनी है कई खंडों में, उसका भी उन्होंने बंगला से हिंदी में अनुवाद किया है। और विवेकानंद के साहित्य का भी बहुत ज़्यादा कविताओं का लेखन का हिंदी में अनुवाद किया है। तो विवेकानंद जी को याद करते हुए आज ये कविताएं भी सामने आ गई, तो आपके सामने रखा मैंने। शिवाली बोत्रा जी, रामराज गौतम जी, आप सबका स्वागत है। और अब एक कहानी आपके सामने रख करके आज की ये भावगंगा समाप्त करेंगे। ये भी संवेदनात्मक कहानी है, आपको अच्छी लगेगी। एक पिता पुत्र साथ साथ टहलने दूर निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र लक्ष्मीकांत को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों न आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाए। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटी की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपा कर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपा कर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। जब ये मजदूर इसको यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बहुत मजा आएगा। मुझे बहुत खुशी है कि देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आफ्ताब खान जी, धर्मवीर बत्रा जी, न जाने कितने लोग आज देख रहे हैं। लगता है कि 1000, 1500, 2000 लोग लाइव गिरीश पांडे पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक के लगातार। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छिपा कर मतलब झाड़ियों में छुप जाएं, उसकी झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता बहुत अच्छी सीख दे रहा है। छोटी छोटी बातों में हम अपने फ्यूचर जनरेशन को कैसे सीखें दे सकते हैं। पिता पुत्र की बात को सुनकर गंभीर होते हुए बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का मजाक कभी न करना। पिता भी वही सिखा रहा है जो वहाँ वो अमेरिका का जज सिखा रहा है। किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी मत करना, सोचना भी मत। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं है, वह इस गरीब के लिए बेशकीमती है। वह जूता उसके लिए बेशकीमती है। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है। अगर तुम इस शाम को यादगार बनाना चाहते हो तो आओ, आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें। आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों ही पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले तो किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर उसके कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया।
तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़ बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इस तरह से वो बच्चा विह्वल हो गया ये सब देख करके, और उसने अपने पिता को धन्यवाद दिया कि आपने मुझे वास्तव में सही शिक्षा दी, सही बातें सिखाई, और आज की शाम या आज का दिन मेरे लिए सही रूप से यादगार कर दिया। तो यह आज की भावगंगा थी, जिसमें ज़्यादातर संवेदना और सबके कल्याण की भावना, और विशेष रूप से जो असहाय है, जिनका कोई अब सहायता देने वाला नहीं है, ऐसे लोगों तक हम कैसे पहुँचें और कैसे उनकी देखभाल करें, ये महत्वपूर्ण है। इस मामले में विवेकानंद के एक जो सीधे शिष्य थे, स्वामी कल्याण देव, मुजफ्फरनगर में रहते थे गंगा तट पर, उनसे मेरा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब वो 121 साल के थे। और वो मतलब शुक्र तीर्थ पर गंगा के किनारे रहते थे। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 150 से ज़्यादा विद्यालय गरीब बच्चों के लिए इस्टेब्लिश किए, और उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं हुए। वो एक विद्यालय खोलते, अच्छे लोगों को उसकी व्यवस्था देते और अगले विद्यालय के बनाने में लग जाते। जीवन भर यही सब किया। उनको पद्मश्री भी मिला, लेकिन वो सबसे कोई लोभ नहीं था। तो मैं 2000 के आसपास उनसे मिलने गया। हमारे एक मित्र आर के पारीवाल हैं, वो मुजफ्फरनगर के हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते थे स्वामी कल्याण देव को, तो उनके साथ ही गया। जिस समय मैं गया वो बीमार थे। मैंने उनके चरण छुए, उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, लेटे हुए थे। बहुत देर तक लिए रहे। उनकी आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, भैया, पालीवाल जी मेरे बारे में उनको पहले से बता चुके थे, किस तरह से क्या क्या मेरा वास्तविक कार्य क्या है, रुझान क्या है, मानसिकता क्या है। तो जब आधे घंटे तक मेरा हाथ लिए रहे अपने हाथों में, करीब करीब दोनों के आंखों से अश्रुधारा निकल रही। तो उन्होंने कहा, भैया, हम सन 1 में विवेकानंद से मिले थे। सन 1 मतलब 1901 में, और हम 2001 में उनसे मिलने गए हैं। कि सन 1 में विवेकानंद से मिले रहे, और उन्होंने मुझे 2 बातें बताई जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। पहला ये कि जाओ गरीबों, बेसहारों, मजलूमों की, जिनका कोई देखने भालने वाला नहीं, उनकी मदद करो। लेकिन स्वामी कल्याण देव ने कहा, भैया ये बात तो सभी कहते हैं। विवेकानंद ने जो दूसरी बात मुझे बताई, उसने मेरा जीवन बदल दिया, और मैं फिर उसी रास्ते पर चलता। तो विवेकानंद ने दूसरी बात बताई कि कभी इस बात की उम्मीद या इंतजार मत करो
कि जो असली बेसहारा है वह तुमसे मदद मांगने आएगा। जो गरीब मजलूम बेसहारा है, कोई जरूरी नहीं कि वो तुमसे मदद मांगने आ ही पाए, क्योंकि जो तुमसे मदद मांगने आ रहा है उसमें इतनी शक्ति तो है कि वह चल सकता है, या उसकी आवाज़ इतनी तेज है कि तुम तक पहुंच सकती है, पहुंच रही है, या वो तुम तक पहुंच रहा है। जो वास्तविक गरीब मजलूम और बेसहारा है, हो सकता है उसमें इतनी शक्ति ना हो कि वह तुम तक चल के आ पाए, या उसकी आवाज़ तुम तक ना पहुंच पाए। इसलिए जाओ और ढूंढो, इसलिए जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और उसकी मदद करो। मुझे ये जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लगा, जो विवेकानंद के माध्यम से सीधे सीधे उनके डिसाइपल स्वामी कल्याण देव के माध्यम से मुझे मिला। मुझे कल्याण देव जी से मिलने का सौभाग्य हुआ। 128 साल की उम्र में फिर स्वामी कल्याण देव का निधन हुआ। शुक्र तीर्थ में उनका आश्रम है अभी, लेकिन अब वो बात नहीं है जो जब स्वामी कल्याण देव थे। अब वहाँ भी बहुत कुछ व्यावसायिक होने लगा है। तो जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारी ज़रूरत है। और मैंने इसमें थोड़ा और विस्तार दिया अपने प्राकृतिक और इकोलॉजिकल कंसर्न की वजह से। मैंने कहा कि केवल मनुष्यों को ही मत शामिल करो उन बेसहारों में, बेसहारों की लिस्ट में। आते जाते अगर कहीं कोई पौधा भी सूख रहा है, या आपके आसपास कोई पौधा सूख रहा है, उसमें पानी दे दो। अगर कोई ज़बरदस्ती पौधा तोड़ रहा है, काट रहा है, पेड़ काट रहा है, तो उसको भी रोकने की यथासंभव कोशिश करो। हमें समाज भी बचाना है, प्रकृति भी बचानी है, धरती भी बचाना है, सबके कल्याण के लिए काम करना है। और भाव गंगा पूरे धरती के 700 करोड़ लोगों में वह भाव जगाए, वह पवित्र भाव जगाए कि हम धरती माँ को बचाने के लिए, सर्वे भवन सुखिना के लिए, वसुधैव कुटुम्बकम के लिए, और अस्तो माँ सद्गमय के लिए, असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की तरफ जाने के लिए लोगों को काम करे, प्रेरित करे, ऐसा रास्ता बनाए, दिखाए। और अगर हम आँखों पर आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध करके उजाले की तरफ आग भी गए, तो उस यात्रा निरर्थक हो गई। शिक्षा का उद्देश्य ही माना जाता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, लेकिन अगर वो यात्रा आँख बंद करके हुई है, आंखों पर पट्टी बांध के हुई, तो निरर्थक है। या अगर हम सोते हुए, कहीं सोए हुए हैं और उजाला आ गया, अंधेरे से उजाला हो गया, तो उसका भी हम आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए भावगंगा अपने इस प्रयास में ज़रूर सफल होगी, आप सबके सहयोग से, आप सबके और इस जिज्ञासा से, और खुली आँखों से, और खुले विचारों से। आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ हो। अगली भावगंगा अब 10 को मैं दिल्ली से लौटूंगा, आज रात में दिल्ली जा रहा हूँ, तो उसके बाद होगी। लेकिन भावामृत छोटे छोटे जो एपिसोड्स हैं वो दिल्ली से भी होते रहेंगे। भावगंगा 11 को या 12 को होगी। अगर लौटने में 11 रात में 10 की रात में देर हो गई तो 11 को नहीं हो पाएगी, 12 को होगी, अन्यथा 11 को होगी। लेकिन आप जितने संख्या में और जिस चाव से भावगंगा देखते सुनते हैं, मेरा मन लगा रहता है इसको मिस न करूं। भले ही और दूसरे कितने काम हैं, सब करते हुए भी इसको भी मिस नहीं करना चाहता हूं। आपका प्यार जिस तरह से इस प्रोग्राम के लिए और हम पर आप उड़ेल रहे हैं, वो मेरे अमूल्य निधि है। इसी के साथ आज की भावगंगा भाव यहाँ समाप्त होती है। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ही का दिन नहीं, 10 तारीख की शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।